हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोचिए में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए जो बिल्कुल सिलेबस वाइज क्लास कर रहे हैं उसकी आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जो आपको सिलेबस में दिया गया है। तीसरा पार्ट आपको दिया गया है बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। तो हमको जो पढ़ना है वह सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध को पढ़ना है और उनसे संबंधित जितनी भी जीवनी और शिक्षाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब का एक पहला ऐसा चैनल है जो आपको एग्जैक्ट 100% डेडिकेशन के साथ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी में सिलेबस दिया गया है वैसे ही आपको क्लासें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग अपने सभी मित्रों को साथ लाएं और क्लास को देखना ना भूलें। और हम इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट की भी क्लास ला रहे हैं, जिसके लिए अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहां पर आपको लगभग 9 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी से रिलेटिव जीएस के, और उसके बाद हिंदी के भी 5 या 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आप लोग पहले प्लेलिस्ट में आएँ और देखें, और उसके बाद जो आने वाले सप्ताह में हम एक दिन आपको प्रैक्टिस करवाया करेंगे तो आप उसे भी देखना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की जीवनियाँ एवं शिक्षाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको जो पढ़ना है वह गौतम बुद्ध से बारे में पढ़ना है। तो आप लोग देखिएगा, आपको दिया गया है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ हुआ है तो आप लोगों को बताना है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो लुम्बिनी है वह वर्तमान में नेपाल में है, और कब हुआ 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको ये बीसी भी लिखा रहता तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि ईसा पूर्व को बीसी क्यों लिख दिया गया। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ, यह अशोक की किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ पर बताना है कि जो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है, रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि ये जो अशोक का जन्म है वह लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और आपसे कहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो आपको बताना है शुद्धोधन, और वह किस गणराज्य से थे, तो आपको बताना है वह शाक गढ़ के प्रधान थे, वह शाक गढ़ के प्रधान थे। और माता जो थी वह महामाया कोलिये, जो इनके जन्म से कुछ ही दिनों में इनकी मृत्यु हो गई थी। महादेवी, जो महादेवी थी वह किस गणराज्य से थी, तो वह जो महादेवी थी वह कोलिय गणराज्य से थी या कोलिय वंश की कन्या थी। तो आप लोगों को इनको ध्यान देना है कि जो गौतम बुद्ध के पिता है वह शुद्धोधन है और शाक गणराज्य से हैं, लेकिन जो माता है महादेवी वह कोलिय गणराज्य यानी कोलिय वंश की कन्या थी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे हजारों बार जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी, तो अब की ये पहली बार होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम हुए हैं और अन्य एग्जाम जो एसएससी और बहुत सारे जो आयोग है वो करवाते रहते, तो उसमें भी जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है वह हजारों बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि सिद्धार्थ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स और आगे देखते हैं 29 वर्ष की अवस्था में आपसे यह पूछा जाता है। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज करेंगे जब आप महावीर को पढ़ेंगे उनसे और इनसे। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, यानी गृह से यानी घर से बाहर चले गए, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया उस घटना को क्या कहा जाता है, तो आपको ये बताना है कि उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि यानी जो बुद्ध का जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ है। फ्रेंड्स, इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं, देखते हैं आगे, और आगे आपसे कहाँ कहाँ से प्रश्न गौतम बुद्ध से संबंधित आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है महात्मा बुद्ध
इनसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वह कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वह सारनाथ में दिया था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहीं पर आपको सारनाथ देखने को मिलेगा। सारनाथ में दिया। और इस जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इससे जो धर्म में परिवर्तन हुआ उसी के कारण इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे है गौतम बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा। आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु है वह कहाँ पर हुई, तो आपको फ्रेंड्स आंसर देना है कि जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है कुशीनारा, जो कुशीनारा है वहीं पर जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह 483। अगर अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु है वह कब हुई, तो आप लोगों को आंसर देना है कि 483 ईसा पूर्व में हुई। और वह कितने वर्ष के थे, तो वह 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दी। तो फ्रेंड्स, जो आपसे यह पूछा गया है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे बौद्ध ग्रंथों में हमें महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। तो अब फ्रेंड्स आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको याद करवाते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ, तो आपको आंसर देना है कि 563 ईसा पूर्व हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे मृत्यु पूछी जाती है तो मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व हुई। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसे माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वह टोटल निकल कर 80 वर्ष आएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे आपको दिया गया है 6 वर्ष। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो आप लोगों को बताना है कि 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष आप लोग इंडिकेट कीजिएगा जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की, जिसे आप लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं, वह 29 वर्ष की अवस्था में की। जब आप अगर 29 में 6 वर्ष जोड़ोगे तो वह हो जाएगा 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की अवस्था में दिन था बैसाख पूर्णिमा की रात्रि, एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप लोग आंसर कीजिएगा कि जो बैसाख पूर्णिमा है वह क्यों इम्पॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को रात्रि में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स, अगर जो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है जो गौतम थे वह बुद्ध कहलाए। तो आप लोगों को इंडिकेट करना होगा फ्रेंड्स कि जो गौतम बुद्ध थे वह पहले बुद्ध नहीं थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह बुद्ध कहलाए। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ से आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौशल राज्य से हुए थे। जो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे वह कौन थे, आनंद थे। आनंद जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे फ्रेंड्स, तो वह आनंद थे। तो आनंद कहाँ से संबंधित थे, जो आनंद थे वह कौशल राज्य से संबंधित थे। फ्रेंड्स, आगे आपसे और पूछा जा सकता है और पेपर में पूछा भी गया है कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी में आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे ऐसे प्रश्न बन सकता है पेपर में कि जो महात्मा बुद्ध है वह किसके काल में कौशाम्बी आए। आप लोग फ्रेंड्स, जो यूपी TSSC का प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप उसे नहीं करते हैं तो इसको हम अपने चैनल पर करवाएंगे, तो फ्रेंड्स उसे भी देखना ना भूलें। और फ्रेंड्स, जिसको भी गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची ऑफलाइन संस्था से जुड़ना है वह आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेज जो है वह गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग वहाँ पर आकर ऑफलाइन क्लासेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी TSSC PT और SSC GD से संबंधित कोर्सेज चल रहे हैं और बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम हैं इंडिया की उन सभी के लिए कोर्सेज चलाए जाने वाले हैं। तो आप लोग कृपया जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस करनी है वह संपर्क कर सकता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है वह कौशाम्बी किसके शासनकाल में है। तो फ्रेंड्स, आपको ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर देना है कि जो वत्सराज उदयन है, उदयन के ही काल में जो महात्मा बुद्ध हैं फ्रेंड्स वह कौशाम्बी आए। आगे चलते हैं और आपसे देखते हैं जो
आपको दिया गया है संगीति, जो आपको दिया गया है, आपके जो टॉपिक है, जो यूपी ट्रिपल एस से पीटी का सिलेबस है उसमें दिया गया है गौतम बुद्ध और उनसे संबंधित संगीति। तो आप लोगों को देखना है फ्रेंड्स, जो प्रथम संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह यह प्रथम बौद्ध परिषद जो संगीति है उसे बौद्ध परिषद भी फ्रेंड्स कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। यह जो हुई है वह 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई है। और कहाँ पर हुई है? तो यह राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई है फ्रेंड्स। तो आप लोग आगे देखिएगा, आपसे और पूछा गया है कि जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स जो आपको बताना है अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का यानी बिंबिसार का पुत्र था और हर्यक वंश का शासक था फ्रेंड्स। यही जो अजातशत्रु था वह महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक था। आपसे यह हजारों बार फ्रेंड्स पूछा गया है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आगे चलते फ्रेंड्स और देखते हैं आपसे और कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपको फ्रेंड्स इन आंसर बताना है महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आइए देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति। अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाता है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति अगर फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है जो प्रथम बौद्ध संगीति है वह हुई थी अजातशत्रु के समय और जो दूसरी बौद्ध संगीति है वह हुई थी कालाशोक के समय, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक यानी जो कालाशोक किस वंश का था अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो कालाशोक था वह शिशुनाग वंशी शासक था और यह बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में किया गया। फ्रेंड्स आगे चलिए और आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है तीसरी बौद्ध संगीति। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर यही संगीति आपसे पेपर में पूछी जाती है या तो वहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति यह हुई थी मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में और कहाँ पर हुई थी आपसे यह पूछा गया है, तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। इसकी जो अध्यक्षता है फ्रेंड्स वह की थी मोगलीपुत्र तिस, यानी जो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है फ्रेंड्स वह की थी मोगलीपुत्र तिस। आगे चलिए फ्रेंड्स और आगे आपसे पूछा गया है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है फ्रेंड्स वह किसके काल में हुई? तो वह हुई है जो कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कुषाण को पहले यूची के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि कुषाण शासकों को पहले किस नाम से, यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि कुषाण शासकों को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें यूची के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स देखिएगा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर आपको जो बहुत बार तो आपको जो ऑप्शन में है वह कश्मीर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी कुंडलवन भी देखने को मिलता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए देखिए आगे आपको दिया गया है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो कि कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वह की थी वसुमित्र। लेकिन फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आप इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कन्फ्यूज होते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने की थी और जो उपाध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष अश्वघोष, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो उपाध्यक्ष होते हैं वह छोटे होते हैं, तो जो आ है वह छोटा है किससे? वा से। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले आ आएगा उसके बाद में वह आएगा, तो पहले उपाध्यक्ष आता है और फिर अध्यक्ष आता है। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग याद कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, आपसे पूछा जाता है जो देवदत्त है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से पूछा गया है जो देवदत्त थे वह बुद्ध से बहुत ज़्यादा इनको जलन होती थी, इसीलिए जो देवदत्त हैं यह बुद्ध धर्म का विनाश चाहते थे। तो जो देवदत्त है इनसे भी आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स, तो आप लोग देवदत्त को भी याद करते चलिएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं आपको एक पूरा सीरियल में दिया गया है बौद्ध सभाएं या जिसे आप बौद्ध संगीति भी कहते हैं, तो आप लोग इसे फ्रेंड्स देखिएगा। आपको एक तरफ दिया गया है सभा कि कब कब हुई और समय, स्थान, अध्यक्ष और राजा यानी किसके शासनकाल में हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति है वह 483 ईसा पूर्व
कहाँ हुई? राजगृह में। और इसकी जो अध्यक्षता है वह महाकश्यप या महाकश्यप द्वारा की गई। जब उस समय जो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई, उस समय जो राजा थे वह थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे। फ्रेंड्स आगे चलिएगा और देखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि हुई है 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल के अंतर पर 383 ईसा पूर्व जो कि कहाँ हुई है फ्रेंड्स? वह हुई है वैशाली में। और इसके जो अध्यक्षता है वह शुभकामी या यहाँ पर साबक मीर भी, आपको इनका भी नाम है साबक मीर। इसके जो राजा थे उस समय थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, वह थे फ्रेंड्स कालाशोक। आगे चलिएगा, आगे आपको दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति यानी जो तीसरी बौद्ध संगीति है वह हुई है फ्रेंड्स 247 ईसा पूर्व। और यह जो तृतीय बौद्ध संगीति है वह हुई है पाटलिपुत्र में हुई। और इसके जो शासक थे वह हैं यानी जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस। और जो शासक थे वह हैं अशोक। फ्रेंड्स देखिएगा अंतिम और चौथी बौद्ध संगीति है जो प्रथम ईसा पूर्व हुई थी, जो प्रथम ईस्वी में हुई थी, ना कि ईसा पूर्व में। या कहाँ हुई थी? जो कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। उसकी जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र, लेकिन इसमें एक उपाध्यक्ष है जिसे आप अश्वघोष भी कहते हैं। अश्वघोष ने इसकी उपाध्यक्ष की थी। और जो इसका शासक था वह था कनिष्क। फ्रेंड्स हम इसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसे लिखिएगा, हम आपको लिखते हैं, आप लोग देखिएगा। रवा पका आका मासा मुँह। फ्रेंड्स आप लोग इसे देखिएगा, रवा पका आका मासा मुँह। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देखिएगा, रवा पका आका मासा मुँह। इससे आप लोग जब याद करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है वह आंसर देखो, रा से हुआ रवा पका यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और जो कुंडलवन। रवा पका, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उसके बाद जो महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र। तो फ्रेंड्स आप लोग रवा पका आका और मासा मुँह को याद कीजिएगा। इससे आपको जो चारों संगीति हैं वह इजली याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको फ्रेंड्स दिया गया है देवदत्त पहले उनका अनुगत बना लेकिन फिर उनका विरोधी बना। तो आपसे फ्रेंड्स इसीलिए हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि जो देवदत्त है वह पहले उनका अनुगत यानी जो पहले जो गौतम बुद्ध का फॉलोवर था लेकिन बाद में वह उनका घोर विरोधी बन गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको देवदत्त से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें 4 आर्य सत्य हैं जो इस प्रकार हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे ऐसे ही सीरियल वाइज याद कीजिएगा कि जो 4 आर्य सत्य है वह है दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और हम आगे चलते हैं। आपसे प्रतीक के बारे में हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है कि बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक कौन कौन से हैं। तो आप लोग उसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको एक तरफ घटना दी गई है और दूसरी तरफ आपको प्रतीक दिया गया है। तो आप लोग इसे समझिएगा। आपको दिया गया है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनसे जो संबंधित प्रतीक है वह कमल और साँड़ है। अगर आपको कहीं पूछा जाए कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक क्या है तो आप लोग इजीली आंसर देंगे कमल व साँड़। उसके बाद जो गृह त्याग है जिन्हें आप लोग महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं, जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। तो जो गृह त्याग की घटना है उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसका जो प्रतीक है वह है घोड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स जो ज्ञान है, जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त की उसी के बाद ये बुद्ध कहलाए। तो यह जो इसका संकेत है ज्ञान का वह है पीपल या बोधि वृक्ष। उसके आगे चलिए फ्रेंड्स, उसके आगे है
निर्वाण, जब इनको मृत्यु प्राप्त हुई, यानी निर्वाण का मतलब है जब इन्हें पूर्ण रूपीय ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको जो इंडिकेट किया जाता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है पद चिन्ह। फ्रेंड्स, जो मृत्यु है जिसे आप लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसका जो चिन्ह है वह है स्तूप। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये सारे याद हुए होंगे। आप लोग इसे वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ से आपकी पेपर में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखिए, महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि क्या महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। यूपी पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोगों को वहाँ आंसर देना था, हाँ महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे वह कौन थे। आनंद थे। तो आपको हम फ्रेंड्स पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग इसे देखिएगा। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली, फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि जो बुद्ध बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश कहाँ हुआ। तो आप लोग फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों का प्रवेश है वह वैशाली में हुआ। आपसे यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है किसके कहने पर, तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, आनंद के कहने पर। आगे आपको दिया गया है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री प्रजापति गौतमी। जो फ्रेंड्स प्रजापति गौतमी है वह बौद्ध के जो है बुद्ध के पालक माँ है, यानी इन्हें कहा जा सकता है जो गौतम बुद्ध की माँ है महादेवी, उनका जो मृत्यु हो गया था, तो उसके बाद जो ये जिन्हें आप प्रजापति गौतमी भी कहते हैं, ये गौतम बुद्ध की पत्नी यानी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन किया था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। जो गौतम बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी, वही बौद्ध धर्म यानी बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी। तो फ्रेंड्स, आगे आपसे यह पूछा जाता है, त्रिपिटक के बारे में हजारों बार पूछा गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी पवित्र ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपको जो आंसर देना है वह देना है त्रिपिटक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, उन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिन्हें आप लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें है विनय पिटक। आपसे यह फ्रेंड्स यूपी पीसीएस में और यूपी त्रिपल में पूछा जा चुका है कि विनय पिटक किससे संबंधित है। तो जो विनय पिटक है फ्रेंड्स वह है संघ के नियम तथा आचार की शिक्षाओं से। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो सूक्त पिटक है, सूक्त पिटक में आपको दिया गया है धार्मिक सिद्धांत। उसके बाद फ्रेंड्स है अभिधम्म पिटक। जो अभिधम्म पिटक है उसमें दिया गया है दार्शनिक दर्शन। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूलिएगा नहीं, इसे 100% याद करके जाइएगा। यहाँ से आपके पेपर में जो है वह क्वेश्चन बनने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको फ्रेंड्स दिया गया है थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आपसे पूछा जाता है कि थेरी गाथा क्या है। तो यह एक बौद्ध साहित्य है जिसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिए कि थेर गाथा जो है वह बौद्ध साहित्य है जिसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा गया है। आप लोग आगे देखिएगा फ्रेंड्स। आगे है बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप। आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स शांति स्तूप कहाँ है। तो यह बिहार में है और राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप। तो फ्रेंड्स आपसे शांति स्तूप या विश्व शांति स्तूप पूछा जाए तो यह 400 मीटर की ऊंचाई पर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है जो कि राजगीर की पहाड़ी बिहार में स्थित है। फ्रेंड्स आगे चलिएगा देखिएगा। आगे आपको दिया गया है भरहुत एवं सांची के स्तूप। आपसे फ्रेंड्स यह पूछा गया है कि भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। तो आपसे पूछा गया है जो सांची है वह मध्य प्रदेश में है और भरहुत भी वहीं पर है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है
अमरावती स्तूप आपसे फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, अमरावती स्तूप का निर्माण किसके समय में हुआ? तो फ्रेंड्स आप लोग इसे बताइएगा कि जो अमरावती स्तूप का निर्माण है वह सातवाहन के समय में हुआ। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सातवाहन जो है जो अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया उनकी राजधानी क्या थी? तो आपको आंसर बताना है कि जो सातवाहनों की राजधानी है वह प्रतिष्ठान या पैठन है। उनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है महास्तूप निर्माण। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से। अगर यह पूछा जाए कि महास्तूप का निर्माण किसके समय से प्रारंभ हुआ, तो वह फ्रेंड्स अशोक के समय से हुआ है। इसमें ईंटों की सहायता से हुआ और इसके चारों ओर काष्ठ वेदिका, जिसमें हम लोग चक्कर लगाते हैं उसी को काष्ठ वेदिका कहते हैं, वह काष्ठ वेदिका बनी थी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आपसे कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है शुंग काल। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। यानी पाषाण में होता है फ्रेंड्स जो पत्थर, जो अशोक के समय काष्ठ वेदिका की बनी हुई थी, अब वो जब शुंग काल आया तो उसमें यह पाषाण यानी पत्थर से निर्मित कर दी गई। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स और आगे आपको दिया गया है सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण, यानी तोरण क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो दरवाजे टाइप के होते हैं। उन्हीं को जो चारों दिशाओं में जो वेदिका दीवार बाहर से बनाई गई थी उसमें ये दरवाजा टाइप का तोरण लगवा दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे समझे होंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है बौद्ध दर्शन। आपको फ्रेंड्स इसे इंडिकेट करना है और इसे इम्पॉर्टेंट करना है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स आपसे यह जो सीरियल वाइज पूछा जाएगा कि बौद्ध दर्शन में क्या क्या, तो आपको वहाँ 2 3 4 दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको बताना है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से आपको हजारों बार प्रश्न बना है कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। फ्रेंड्स इसे मत भूलिएगा। और ये आपके बहुत सारे एग्जामों में अभी तक पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपसे पूछा गया है बार बार कि जो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य की रचना किसने कर दी? फ्रेंड्स एडविन अर्नाल्ड एक हुए साहित्यकार, उन्होंने ही जो गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य की रचना की। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे यह पूछा जाता है कि जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार, आपसे पूछा जाता है ललित विस्तार क्या है? तो यह भी एक बौद्ध ग्रंथ संबंधित है। ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। फ्रेंड्स इसे भी आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है कुषाण काल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुषाण काल है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों यानी जो बुद्ध के अनुयायी थे कि बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है वह कुषाण काल में ही मूर्ति बनना प्रारंभ हुई है। वह गांधार और जो मथुरा कला शैली के अंतर्गत मूर्तियां बनने लगी थी फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे और आगे आपको दिया गया है, आपसे यह फ्रेंड्स बार बार पूछा गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, ये जो भूमि स्पर्श मूर्ति है फ्रेंड्स वह सारनाथ में है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि वह गुप्त काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित पोडस महाजनपद में से मल एक जनपद महाजनपद था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स जो पोडस है यह इसे 16 भी कहा जाता है। जो 16 है वह यानी 16 महाजनपदों का जो चर्चा है वह बौद्ध धर्म के
ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आप लोग यहाँ और जो भगवती सूत्र है जो कि जैन धर्म का है वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो फ्रेंड्स हम आपको याद करवाए दे रहे हैं। आप लोग इसे याद कीजिएगा कि जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय वह बौद्ध धर्म से संबंधित, इसे आप भूलिएगा नहीं। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको फ्रेंड्स दिया गया है नागार्जुन, आपसे यह बार बार पूछा गया है कि नागार्जुन किसके दरबार से संबंधित थे, तो आप लोगों को बताना है कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थी। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि अगर यह पूछा जाए भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि भारत का मार्टिन लूथर नागार्जुन को कहा जाता है। उसके आगे देखिएगा फ्रेंड्स, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक भी रहते थे। फ्रेंड्स आपसे यह भी पूछा गया है कि जो कनिष्क के दरबार में और कौन कौन रहता था, या ऐसे पूछा गया वसुमित्र, अश्वघोष, चरक यह किसके दरबार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको जो आंसर देना है वह देना है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। उसके आगे आपको फिर से दिया गया है। फ्रेंड्स आज का ये शायद अंतिम पॉइंट है इसमें का, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। ह्वेनसांग के बारे में आपको बताया गया है कि ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे देखिएगा, जो बौद्ध धर्म को ह्वेनसांग ने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है गौतम बुद्ध के बारे में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज का टॉपिक जो है वह आपकी समझ में आया होगा, और कल जो हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, वह दिया गया है जैन धर्म एवं उनसे संबंधित जो शिक्षाएँ एवं समितियाँ हैं उन पर हम कल डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।